नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इसी वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर तैयार कर लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम इससे एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आया था। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए पाइथन का जो गेस्ट पेपर है तैयार कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ डेमो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये गेस्ट पेपर है ये हिंदी में है और इसी का सेम कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। एक बात और कि अगर आपने पाइथन का पेड बैच पहले से ज्वाइन कर रखा है तो आप लोगों को इसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करनी है, आपके डैशबोर्ड पे अपडेट हो गया है। तो टाइप कन्वर्जन क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की व्याख्या करें तो जिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल की नीड है तो हमने उसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है लिंकर और लोडर के मूल कार्यों को समझाइए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पर्पस से। अगला क्वेश्चन है पिप8 क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो सबसे इजी लैंग्वेज हो सकती है उसमें प्रोवाइड करने का प्रयास किया है और ये पीडीएफ लगभग 38 पेजेस की है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स आराम से ऑब्टेन कर पाएंगे। मैं आप लोगों को जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, सेम कंटेंट है बट यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हमने सेपरेट रखा है। साथ ही यहीं पे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट्स हैं ये आपके लिए तब यूज़फुल होते हैं जब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचता है और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करने की नीड होती है। तो उस टाइम पे ये पीडीएफ काम आती है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक होता है, बहुत ही कम टाइम होता है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है वो भी दे दी गई है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर और चर्चा करते हैं इन एमसीक्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप्स के सीक्वेंस को पहचानें। जब आप किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो उसके एग्जीक्यूट होने की क्या स्टेप होती हैं। पहला ऑप्शन है लिंक, लोड, कोड, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। कोड, कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट एंड लोड। कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट एंड इसके बाद कंपाइल, कोड, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने की सबसे जो पहली स्टेप है वो होती है जो कोड है उसको लिखना। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कोड को लिखा। कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के बाद लिंकिंग होती है, देन लोडिंग होती है, देन इसके बाद प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम को रन करने की क्या स्टेप होगी, सबसे पहले कोड, फिर कंपाइल, फिर लिंक, फिर लोड, देन इसके बाद एग्जीक्यूट। तो कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एंड एग्जीक्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया गया है, प्रिंट डुअल कोट्स के अंदर एग्जाम जिला और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1। अगर आपने भी टिक किया है ऑप्शन नंबर सी तो आपने बिल्कुल गलत ऑप्शन टिक कर लिया है। ध्यान दीजिए, अगर कोई कंटेंट डुअल कोट्स के अंदर लिखा होता है तो वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है। इस केस में डुअल कोट्स के अंदर एग्जाम जिला स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिखा था तो यहाँ पर सेम टू सेम यही आउटपुट आ जाएगा। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंसी आर इवेल्यूटेड इन विच मैनर।
समान वरीयता वाले ऑपरेटरों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कैन नॉट से, नन ऑफ द मेंशन्ड। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऑपरेटर है लाइक प्लस माइनस, या आप ले लीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड को। तो जो प्लस माइनस है और मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इन दोनों की प्रेसिडेंसी सेम होती है। तो इस केस में मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें सेम वरीयता वाले ऑपरेटर आ जाते हैं, तो उस केस में आप पहले किसको इवोल्यूट करेंगे? जो इंटरप्रेटर है वो किसको इवोल्यूट करेगा? तो अगर ऐसे ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है, तो उस केस में उसमें लेफ्ट टू राइट इस मैनर में उसको इवोल्यूट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, टावर ऑफ हनोई पजल को के द्वारा बनाया गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एग्ज़ाम में जो प्रोग्राम है इसके आने की उम्मीद है। तो आप इसका प्रोग्राम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एक बात और कि कमांड लाइन आर्गुमेंट, रिकर्सन, LEGB रूल, इन तीनों को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। इन तीनों में 100% कम से कम एक से मुलाकात होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कमांड लाइन आर्गुमेंट, रिकर्सन, लैम्डा फंक्शन और LEGB रूल, इन चारों को बिल्कुल रट्टा मार के तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन था, टावर ऑफ हनोई पजल का आविष्कार किसने किया, किसने डेवलप किया? रस्मस लेरडॉर्फ, जेम्स गुजलिंग, जॉली हनोई, एडवर्ड लुकास। तो अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपने क्या क्या देखा कि यहाँ पर लिखा है हनोई और यहाँ पर भी हनोई, तो हनोई को हनोई से मैच कर दो और ऑप्शन सी को टिक कर दो। तो ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल गलत आंसर टिक कर दिया है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है एडवर्ड लुकास। तो जो टावर ऑफ हनोई पजल है इसे एडवर्ड लुकास के द्वारा डेवलप किया गया था, क्रिएट किया गया था। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। वहीं जो जेम्स गुजलिंग जी हैं, इन्होंने जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया, जावा लैंग्वेज को डेवलप किया। वहीं बात करें पाइथन के बारे में, तो पाइथन को गीडो वैन रॉसम के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, स्लाइसिंग में आर्गुमेंट को पास करने का सही क्रम क्या है? आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो अगर स्लाइसिंग करनी है तो उसके लिए एक सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स क्या है? एंड स्टेप देन स्टार्ट, स्टार्ट स्टेप देन एंड, स्टेप स्टार्ट देन एंड, स्टार्ट एंड स्टेप। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको देनी होती है स्टार्टिंग वैल्यू कि भैया इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू करनी है। देन इसके बाद कहाँ तक लेना है, तो पहले आएगा स्टार्ट वैल्यू, देन आएगी स्टेप वैल्यू, देन आएगी सॉरी पहले आएगी स्टार्ट वैल्यू, देन आएगी एंड वैल्यू, देन आएगी स्टेप वैल्यू कि भैया जो स्लाइसिंग वो कहाँ से करनी है, कहाँ तक करनी है, और उसमें जो गैप रहेगा, स्टेप रहेगी, कितने की रहेगी। तो पहले स्टार्ट, फिर एंड, देन स्टेप। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाइथन वर्जन 3 किस वर्ष विकसित किया गया था? 2008, 2003, 2010, 2005। तो ये बिल्कुल सही है अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए 2008। जो 2008 है इसमें पाइथन 3 रिलीज़ किया गया। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो पाइथन का पहला रिलीज़ है वो किस ईयर में किया गया, तो आपका आंसर आएगा 1991। एक बात और, अगर आपसे पूछे कि पाइथन को कब डेवलप किया गया, तो आपका आंसर आएगा 1989। तो 1989 में डेवलप किया गया,
पहला रिलीज़ 1991 में किया गया, दूसरा रिलीज़ 2000 में किया गया और पाइथन 3 2008 में रिलीज़ किया गया। वहीं बात करें 2005 के बारे में, तो 2005 से आपको ध्यान रखना है पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नंपाई है इसे 2005 में डेवलप किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के पहले ये सारे पॉइंट आपको काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एरर अकर्स व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट। जो ये पाइथन कोड आपको दिया गया है, जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो इस एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें कौन सी एरर है, सिंटैक्स एरर है, नेम एरर है, वैल्यू एरर है या फिर टाइप एरर है। तो क्या करते हैं, इसको करते हैं प्रैक्टिकल ताकि आप लोगों को लाइव समझ में आए। तो पाइथन IDLE, ओके, आपको बताना है कि IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, पाइथन को किसने डेवलप किया। नंबर 3, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है या फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को, या फिर ऑब्जेक्ट और प्रोसीजरल दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करने हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर सही निकलता है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो इस कोड को यहाँ से करते हैं Ctrl+C यानी कि कॉपी, देन चलते हैं पाइथन IDLE पे और करते हैं Ctrl+V। मैंने किया एंटर, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नेम एरर। क्या कौन सी एरर आई है, ये है नेम एरर कि नेम मैंगो इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रेंज। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो ये मैंगो है ना, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंगो तो यहाँ पर लिखा है। तो इसने गलती जानते हो क्या की गई है, इसमें गलती ये है कि भैया जब भी आप लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं या असाइन करते हैं, तो उस केस में सिंगल कोट या फिर डुअल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर उस स्ट्रिंग को रखना कंपलसरी होता है। अगर मैं यहाँ पर इस मैंगो को डुअल कोट्स के अंदर पैक कर दूं तो इस केस में यहाँ पर एरर नहीं आएगी। मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। बट हमने मैंगो को, चूँकि मैंगो स्ट्रिंग है ना, मैंगो स्ट्रिंग है और इसे हमने सिंगल कोट्स या फिर डुअल कोट्स के अंदर नहीं रखा है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगी, नेम एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी फंक्शन को क्लॉज के अंदर डिफाइन किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बोलना चाह रहा है कि जब आप किसी फंक्शन को क्लास के अंदर रैप करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, तो क्या हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब किसी फंक्शन को क्लास के अंदर रैप करते हैं तो उसको बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? मेथड, ना कि ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन में यूजर डिफाइंड, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, आप लोगों को शायद दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, ओके, हाँ ठीक है। पाइथन में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रिंग, क्लास, कैरेक्टर या फिर इंटीजर। तो जो क्लास है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि पाइथन में क्लास को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर आएगा कि भैया क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट कि प्रोग्राम में किसी मॉड्यूल को अगर यूज़ करना है तो उसे कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसका कीवर्ड कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर आएगा कि इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्योंकि पूछा गया था यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्लास इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हम लैम्डा फंक्शन के साथ
रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो लैम्डा फंक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्ज़ाम के लिए पार्ट 2 के पर्पस से। तो जो लैम्डा फंक्शन होता है इसके साथ में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉल्स आपको टिक करना है। अगला, पाइथन में किस डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को बदला नहीं जा सकता है, यानी कि इम्यूटेबल होता है? लिस्ट, टपल, सेट या फिर बॉथ, बी एंड सी। तो ध्यान दीजिएगा, टपल और सेट ये दोनों ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि जो लिस्ट होता है ये म्यूटेबल होता है, यानी कि अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट की है तो बाद में आप उसके आइटम को, उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। जबकि टपल और सेट ये दोनों ऐसे प्राणी हैं जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये कहते हैं भैया जो आपने एक बार असाइन कर दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, बॉथ, बी एंड सी। नेक्स्ट 12, ट्रू इक्वल फॉल्स। अगर ट्रू का मान प्रिंट करवाया जाए तो आउटपुट क्या होगा? जी बिल्कुल, पहले इसे आप अपने माइंड से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये बोलना चाह रहा है कि एक स्टेटमेंट है ट्रू इक्वल फॉल्स, अगर प्रिंट के अंदर ट्रू लिखा जाए तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, आपको नहीं, इस कंटेंट को। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो आपका लाइक होता है मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसको हमने यहाँ पर किया ट्रू इक्वल फॉल्स। हाँ जी, हमने देख लिया है, आपने वीडियो को लाइक कर दिया है ना। तो ट्रू इक्वल फॉल्स, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ से प्रिंट करें, 1 मिनट, ओके, हाँ जी, तो करते हैं डिलीट, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। मैंने लिखा ट्रू इक्वल फॉल्स। अच्छा हाँ, ये मुझे लिखने नहीं दे रहा है क्योंकि जो यहाँ पर है वो एरर है। एरर क्या है कि ट्रू इक्वल फॉल्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब चूंकि जो ट्रू है और फॉल्स है ये दोनों ही बुलियन वैल्यू हैं और आप एक बुलियन वैल्यू के अंदर किसी अन्य वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हो। अब चूंकि हमने यहाँ पर ट्रू के अंदर फॉल्स असाइन कर दिया है तो यहाँ पर आएगी क्या? सिंटैक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सिंटैक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। एक बात जो आपको याद रखनी है कि जो पाइथन है इसमें जितने भी कीवर्ड हैं सारे के सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। बट क्या? तो जो 3 कीवर्ड ऐसे हैं उनको छोड़कर, मतलब क्या है, कम शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाइथन में 3 कीवर्ड को छोड़कर जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे के सारे लोअर केस या हम बोल सकते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं। अब वो 3 कीवर्ड कौन कौन से हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है? तो पहला तो हो गया ट्रू, दूसरा हो गया फॉल्स और तीसरा हो गया नन। मैं आपको दिखाई देता हूं कि भैया जो कीवर्ड है उसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। अब चूंकि अगर आपको प्रिंट करना है कीवर्ड को तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 1 मिनट, पाइथन, ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कीवर्ड मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट 1 में, क्या बात है, क्या टाइपिंग है, वाह वाह, हम तो आपके फैन हो गए। इंपोर्ट कीवर्ड, ओके। देन इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एंड ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड मॉड्यूल, कीवर्ड, ओके, कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, ठीक।
मैंने किया एंटर, तो जो कीवर्ड हैं यहाँ पर छप के आ चुके हैं। अब बेसिकली जो कीवर्ड है उसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि सर मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, तो इसमें क्या टिक करना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 33। बट आप में से जो चालाक लोग होंगे वो क्या करेंगे, तुरंत इन कीवर्ड को काउंट करेंगे और इनकी संख्या 33 से ज़्यादा होगी। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो यहाँ पर आप लोगों को 35 कीवर्ड शो हो रहे हैं, बट आप लोगों को 33 ही टिक करना है। 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन 3 प्राणी को छोड़कर जितने भी दूसरे प्राणी हैं सब स्मॉल लेटर में हैं, लोअर केस में हैं। तो आपको फॉल्स, नन और ट्रू इन तीनों को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है। इनकी शक्ल आपको याद होनी चाहिए भैया, स्टार्टिंग का बड़ा बाकी छोटा। ओके, तो ये सारे कीवर्ड हैं और ये जो कीवर्ड हैं इनको आपको याद कर लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डेफ कीवर्ड है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो आपका आंसर आएगा भैया जो डेफ है ना, इसको हम यूज़ करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ओके ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, तो उसमें क्या आ जाएगा, सिंटेक्स एरर कैन नॉट असाइन टू ट्रू। नेक्स्ट 13, डिक्शनरी की कीज को डिक्शनरी की कीज को वैल्यू का यूज करके एक्सेस किया जा सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स। कहने का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी में होती है उसमें कीज और वैल्यू होती हैं, तो क्या हम वैल्यू के जरिए कीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा जी नहीं भैया, हम लोग कीज से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ना कि वैल्यू से कीज। तो इसमें क्या टिक करेंगे आप, फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि कीज की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ना कि वैल्यू की हेल्प से कीज। नेक्स्ट 14, डेटा प्रकार 1 क्या है। जो ये आपको दिख रहा है इसका डेटा टाइप क्या है। आप में से जो अधिकतर पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलेंगे भैया ये तो भैया टपल है, हमने पहचान कर लिया है, इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। भैया आपने कर दी है गलती अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है टपल। ध्यान दीजिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये इस बार आपको मिल सकता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बनाया वेरिएबल, नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल राजा। ओके, राजा इक्वल, देन हमने यहाँ पर लिखा सिंगल ब्रैकेट के अंदर 1। ठीक, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राजा तो प्रिंट हो जाएगा 1। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 1, जो कि खुले आम है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये है इंटीजर। तो आप यहाँ पर टिक करेंगे भैया जो ये 1 है ना, ये टपल नहीं है बल्कि ये इंटीजर है। तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, इंटीजर। अभी आप लोगों को इस बात से तसल्ली नहीं हुई होगी तो मैं क्या करता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को मिलता है एक फ्री ऑफ कॉस्ट फंक्शन एंड दैट इज टाइप। क्या मिलता है, टाइप। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट करना है, मैंने कहा टाइप ऑफ राजा। क्या नाम है, राजा। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है क्लास इंट, यानी कि जो राजा नाम का वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो इंट टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो आपको यहाँ से तसल्ली मिल गई होगी कि अगर आपके पास कोई आइटम सिंगल आइटम है
और वो इंटीजर है और वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, तो आपको टपल टिक नहीं करना है, बल्कि उसका आंसर आएगा इंटीजर। एक बात और कि अगर यहाँ पर 2 आइटम हैं तो आपको टिक करना है टपल, बट अगर सिंगल आइटम है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो आपको टिक करना है इंटीजर। और इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, करेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट इफ प्रिंट 100 डिवाइड बाय 0। बोल रहा है कि अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें तो क्या आउटपुट आएगा। तो हमने यहाँ पर किया कंट्रोल वी, मारा इंटर, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 0 डिवीज़न एरर। ओके, तो यहाँ पर क्या मिली आपको, यहाँ पर मिली 0 डिवीज़न एरर। जबकि अगर आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो ये गलती नहीं मानी जाती है जब आप जावा स्क्रिप्ट में इस काम को कर रहे होते हैं। बट जो पाइथन है वो बोलता है गलती होती है, माफ़ी नहीं मिलेगी। तो बात ये आती है, पहली बात तो आपने देख लिया यहाँ पर कि आपको मिल रही है 0 डिवीज़न एरर। क्योंकि आप नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया है। अब बात ये आती है कि मान लीजिए क्या होता, हमारे पास कोई प्रॉपर तरीके से कोई प्रोग्राम होता, उसमें कई स्टेटमेंट होते और उसी में से एक स्टेटमेंट ये होता प्रिंट नंबर डिवाइड बाय 0। तो उस केस में जो यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हुई है, जो यहाँ पर एरर आई है, इसको हम कैसे हैंडल करते। क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इस काम को करता हूँ स्क्रिप्ट मोड में। तो चलते हैं, ओपन करते हैं पहले से बनी हुई फाइल को, चलते हैं डेस्कटॉप पे, ये रही क्लास 1, इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। चलिए ठीक है, हमने लिखा प्रिंट और 100 डिवाइड बाय 0, इसको हमने किया F5 से रन। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 0 डिवीज़न एरर, डिवीज़न बाय 0। अगर मैं इसके आगे भी कोई स्टेटमेंट लिख दूँ लाइक www.examzilla.com, एग्ज़ाम जिला से ध्यान आया कि मैंने आप लोगों के लिए M1, M2, M3 और M4 इन चारों के ही फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में टेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने किया एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे कि भैया गलती थी इस वाले स्टेटमेंट में, 1 मिनट, गलती थी इस स्टेटमेंट में, बट भुगतना इसको भी पड़ा। भैया गलती इसमें थी तो ये ना चलता, लेकिन ये तो चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। गलती इसको यहाँ पर मिली तो उसने उसके आगे के जो स्टेटमेंट थे उसको स्किप कर दिए। मतलब क्या है, अगर हम लोग लैंग्वेज की भाषा में बोलें तो जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एरर आई है उस एरर को हम लोग हैंडल कर लेंगे तो इस केस में जो इसके आगे के स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि जो यहाँ पर एरर आई है, जो एक्सेप्शन यहाँ पर रेज हुआ है, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। तो कैसे करना है, अब चूंकि हमें डाउट था कि जो ये स्टेटमेंट है इसमें एक्सेप्शन रेज हो सकती है, एरर आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा ट्राई, देन इसको आपको ऐसे करना है, देन इसके बाद जिसमें डाउट है उस स्टेटमेंट को ट्राई के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो हमने किया ट्राई कि भैया इंटरप्रेटर जी आप इस स्टेटमेंट को ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर एरर आती है तो आप एक काम कीजिए, जाइए एक्सेप्ट के पास और उसके अंदर जो लिखा है उसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया कि भैया गड़बड़ झाला हो गया है, आ गई है एरर। ठीक, ओके, इसको हमने किया एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे कि इस बार सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। पहले भी हम लोग
जीरो से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही थी, तो हमने क्या किया, उसको हैंडल कर लिया। तो हमने यहाँ पर लिखा ट्राई, कि भैया इस स्टेटमेंट को ट्राई कीजिए, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर इसमें एरर है तो आप जाइए एक्सेप्ट के पास, उसमें जो स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो हुआ क्या है, चूंकि इसमें एरर थी तो उसने इसको स्किप कर दिया, और जो इसका अल्टरनेटिव था ये वाला स्टेटमेंट, उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। देन इसके बाद जो आगे के स्टेटमेंट थे उनको यहाँ पर इवैल्यूएट कर दिया गया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्ज़ाम जिला है वो बरकरार खड़ा है अपने स्थान पर अपने तजुर्बे के साथ में। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डिवाइड करता हूँ लाइक 10 से। तो इस केस में 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से सॉरी 1 मिनट, हाँ जी ठीक है। क्या करता हूँ, अब हमने क्या किया, इसमें 10 से डिवाइड किया, तो इस केस में ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इस केस में जो ये वाला पार्ट है वो इवैल्यूएट हो जाएगा, देन इस पार्ट को स्किप कर दिया जाएगा, देन इसके आगे के जो स्टेटमेंट हैं उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, एफ एल्स, अगर ऐसा है तो ये करिए, नहीं तो ये करिए, अगर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसको स्किप कर दिया जाएगा, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसको हमने किया रन, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 10 और www.examzilla.com। ठीक है, तो ये था ट्राई और एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जीरो डिवीज़न एरर। अगला टर्म आता है एंड दैट इज़, डिक्शनरी में सभी आइटम को रिमूव करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास डिक्शनरी है, उसमें जो आइटम्स हैं आप उन आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं क्लियर मेथड का। किसका? क्लियर मेथड का। मैं करता हूँ प्रैक्टिकल ताकि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएँ। तो हम बनाते हैं डिक्शनरी, नाम रखते हैं डी, और पहला की है लाइक नेम, एम हो गया नेम, 1 मिनट, क्या बात है, नेम मैंने कर दिया है सत्यम साहू, इसके बाद कॉमा, अगली की है साइट, इसको मैंने कर दिया है examzilla.com। ठीक, तो हमारे पास दो की हैं, कौन कौन सी, नेम और साइट, और वैल्यू कौन कौन सी है, एक वैल्यू सत्यम साहू है और एक वैल्यू examzilla.com है। जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू नेम के साथ में एसोसिएट है, वहीं examzilla.com ये वैल्यू साइट के साथ में एसोसिएट है। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करना चाह रहा हूँ साइट की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डी और ब्रैकेट के अंदर पास करूँगा की, मैंने यहाँ पर लिखा साइट। तो इस केस में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जो आउटपुट है उसे आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग प्रॉपर तरीके से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो मुझे आशा है कि आपका आंसर होगा examzilla.com। जी बिल्कुल सही है, इसका जो आउटपुट है वो आएगा examzilla.com, क्योंकि हमने यहाँ पर जो साइट की है उसको एक्सेस किया है और जो साइट है ये एसोसिएट है examzilla.com से। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भैया जो ये डिक्शनरी है ना, मुझे इसके आइटम को डिलीट करना है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे क्लियर मेथड का। तो हमने यहाँ पर लिखा डी, डी क्या है, डिक्शनरी का नाम जिसके आइटम को डिलीट करना है, तो डी डॉट क्लियर, ओके, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो डिक्शनरी के आइटम हैं वो डिलीट हो चुके हैं। देन हमने क्या किया, अपनी संतुष्टि के लिए हमने यहाँ से डी जो डिक्शनरी थी उसको प्रिंट किया कि भैया क्या वाकई में डिलीट हो गया क्या। ओके, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ से डिक्शनरी के आइटम को डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो गया यहाँ से आइटम। देन हमने यहाँ से डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो यहाँ पर एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है। तो आप इस प्रकार से जो डिक्शनरी के आइटम हैं उसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको
डिक्शनरी को ही डिलीट करना है जड़ से कि भैया ना हमको चाहिए आइटम ना चाहिए डिक्शनरी, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं डिल कीवर्ड का। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा डिल और लिखा हमने डिक्शनरी का नाम क्या है डी। तो इस केस में क्या होगा, जो डिक्शनरी है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर हमने डी लिखा, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा भैया कि डी तो है ही नहीं। देखिए आ गया इसने, क्योंकि जो डी है वो यहीं से समाप्त हो चुकी है, डी का जो अस्तित्व था वो यहाँ से फिनिश हो चुका है। अब आप यहाँ पर डी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आएगी नेम एरर की भैया जो डी है ना वो डिफाइन नहीं किया है आपने, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कम शब्दों में, अरे कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डिक्शनरी के आइटम को सिर्फ डिलीट करना है तो आप यूज़ करेंगे क्लियर मेथड का। अगर डिक्शनरी को प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली डिलीट करना है तो आप यूज़ करेंगे डिल कीवर्ड का। अगर लिस्ट को प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए डिलीट करना है तो आप उसके लिए भी डिल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भर भर के और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो हमारे साथ में कनेक्ट हों। अगर आप लोगों को पाइथन का पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए व्हाट्सअप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस बेस्ट विशेस कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छे ग्रेड से एग्ज़ाम को क्रैक करें। बेस्ट विशेस। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।